हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य कोचिंग सेंटर। मैं सुजीत सिंह। आज हम सॉल्व करेंगे डिप्लोमा 10+2 AMU का पेपर 2018-19 का। क्लियर? आइए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का 51 से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 2q+1 के रूप में दर्शा सकते हैं जहां q एक पूर्णांक है। तो अगर कोई विषम संख्या मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इसमें से किसी भी संख्या में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। देखिए, अगर मैं 1 में 2 से डिवाइड करूं तो भाग तो जाएगा नहीं, तो शेषफल इसमें 1 ही रह जाएगा। अगर मैं 3 में 2 से डिवाइड करूं तो 1 बार जाएगा और यहाँ देखिए शेषफल 1 आएगा। अगर मैं 5 में 2 से डिवाइड करूं तो शेषफल 1 आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड करें तो शेषफल हमेशा 1 रहता है। इसका मतलब हम दुनिया की प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक विषम संख्या को हम 2q+1 के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी विषम संख्या होगी उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 बचेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये ट्रू है, ये सत्य है, ट्रू है। फिर हमसे कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q+1 अथवा 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 4q+1 का मतलब बेटा हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 से डिवाइड करें तो शेषफल 1 आना चाहिए। और 4q+3 का मतलब है 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल जो है वो 3 होना चाहिए। तो जैसे मान लो हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये सब ऑड नंबर्स हैं। आइए इनको चेक कर लेते हैं। सपोज अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से तो भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल 1 आएगा। तो देखो 4q+1, 3 में 4 से भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल 3 आएगा। इसका मतलब इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4q+1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 4q+3 के रूप में। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम 5 में 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 4q+1, रिमाइंडर 1 आएगा। 9 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आएगा, यानी 4q+1 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 7 में करें तो 4q+3 आएगा, क्योंकि 4 एकम 4 और शेषफल आएगा बेटा 3। इसी प्रकार अगर 11 में करें तो देखो 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 और 3, तो 4q+3। इसका मतलब आप देख सकते हो कि या तो हम विषम संख्या को 4q+1 के रूप में लिख पा रहे हैं या हम 4q+3 के रूप में लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी ट्रू है। कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 4q+1 अथवा 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बी ऑप्शन भी राइट आंसर है। अब आइए बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन कह रहा है बेटा हमसे कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6q+1 अथवा 6q+5 के रूप में दर्शा सकते हैं। इसका मतलब अब हमें 6 से डिवाइड करके देखना है। तो आइए विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनमें हम 6 से डिवाइड करते हैं। तो बेटा अगर मैं 1 में 6 से डिवाइड करूंगा तो भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल तो 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब हम इसको 6q+1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं 3 में 6 से डिवाइड करूं तो 6q+3, क्योंकि 3 से भाग 6 से 3 में भाग नहीं जाएगा, शेषफल 3 आएगा। 5 में डिवाइड करूँ तो 6q+5 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 5 शेषफल के रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार 7 को लें तो 6 से भाग लगाने पर 1 आएगा बेटा, यानी 6q+1 हो जाएगा। 9 में भाग लगाऊं तो 6q+3 हो जाएगा, क्योंकि 6 कम 6 और 3 9 होता है। 11 में भाग लगाऊं तो 6q+5 हो जाएगा, क्योंकि 6 कम 6 और 5 11 होता है। इसी प्रकार अगर मैं फिर से 13 ले लूँ और 6 से भाग लगाऊं तो इसको क्या लिखेंगे, 6q+6 दूनी 12 और 1 शेषफल आता है, देखिए 6q+1। इसी प्रकार अगर मैं 15 ले लूँ कल को, तो 15 को 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 6q+3। तो बेटा यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर विषम संख्याओं को हम 6 के विभाज्यता के रूप में लिखें तो या तो 6q+1 लिख सकते हैं, 6q+3 लिख सकते हैं, 6q+5 लिख सकते हैं। यानी 6 से भाग लगाने पर विषम संख्याएं 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगी, शेषफल 1 वाली संख्याएं, शेषफल 3 वाली संख्याएं और शेषफल 5 वाली संख्याएं। तो यहाँ से सी ऑप्शन में सिर्फ 6q+1 और 6q+5 दे रखा है, 6q+3 नहीं दे रखा है। इसका मतलब हो गया कि अगर 6q+3 नहीं दे रखा है बेटा, तो मैं 9 वाली संख्या, 15 वाली संख्या, इनके बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगा।
देखिए जब मैं 9 में 6 से भाग लगाऊंगा तो 6 एकम 6 और 3 9 होता है, तो 3 शेषफल आएगा। अब 15 में 6 से भाग लगाऊंगा तो 6 दूनी 12 और 3 15 होता है। तो 9 और 15 इस तरह वाली विषम संख्याएं किस रूप की हैं? ये 6q + 3 के रूप की हैं, ये देखिए। और 6q + 3 यहाँ मिसिंग है, इसका मतलब ये ऑप्शन फॉल्स है, ये पूर्णतया सही नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ही दे रखा है, जबकि 6 से भाग लगाने पर तो विषम संख्या में अगर भाग लगाई जाए तो 1 भी आएगा शेषफल, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो इसका मतलब गलत ऑप्शन कौन हो गया बेटा? सी ऑप्शन इज फॉल्स। सी ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है और यही हमको बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब आपसे कह रहा है कि 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो बेटा जब भी इस तरह के सवाल आएँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएँ, इनको करने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। देखो इनके बेस अलग अलग हैं, तो जब घातांक में बेस बदल रहे हों, जब घातांक के बेस इक्वल ना हो, तो आप क्या करो, घात को बराबर कर लो। क्लियर? तो घात को बराबर कैसे करेंगे बेटा? तो देखो 50, 40, 30 और 20 इन सब में 10 कॉमन है ना? तो इसको मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 की पावर 10, 4 की पावर 4 की पावर 10, 5 की पावर 3 की पावर 10 और 6 की पावर 2 की पावर 10। तो देखो 3 की पावर 5 243, तो 243 की पावर 10, 4 की पावर 4 256 हो गया बेटा, तो 256 की पावर 10, 5 की पावर 3 125 की पावर 10 और यहाँ 6 की वर्ग 36 की पावर 10। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबकी घात में अब 10 हो गया। तो अगर सभी घात में 10 हो गया तो जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बेस वाली संख्या कौन है? 256 की पावर 10 यानी 4 की पावर 40। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 की पावर 40 जो है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि 63/72 × 175 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत अशांत के रूप में बतानी बेटा आपको। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर हमें शांत अशांत के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले भिन्न को सरलतम रूप में लिखते हैं। तो सरलतम रूप में व्यक्त करो, है ना? सरलतम रूप में कैसे व्यक्त करते हैं बेटा? तो अंश और हर में से जो भी कॉमन हो उसको पहले काट लेते हैं। तो देखो 63, 7 निम्न 63 होता है, तो 7 × 9, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 63 का फैक्टर हो गया 7 × 3 × 3 72, 9 8 72 होता है, 8 गुणा 9, 9 को हम बेटा 3 गुणा 3। तो देखो ये 3 गुणा 3 इस 3 गुणा 3 से कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 8 गुणा 175। अच्छा, अगर हम 175 का बेटा फैक्टर करें, 175 का फैक्टर करें, तो आप देखो 25 गुणा 7 है ना, 25 गुणा 7 175 होता है। तो ये 7 भी ऐसे कट जाएगा। तो देखो ये क्या आएगा, 1/8। 8 होता है बेटा 2 की पावर 3 और 25 होता है 5 की पावर 2। अब आपने देखा कि ये भिन्न अपने सरलतम रूप में है। बेटा सरलतम रूप का मतलब होता है जब हमारे अंश और हर में कुछ भी कॉमन न हो। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भिन्न अपने सरलतम रूप में व्यक्त कर गई। फिर हमने आपको ये सिखाया था कि आप इसको फैक्टर कर लो। तो देखो हमने ऑलरेडी फैक्टर कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि इस भिन्न के हर में केवल 2 और 5 हैं, 2 और 5 के ही फैक्टर हैं, कोई तीसरा फैक्टर अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी भिन्न के सरलतम रूप में हर का फैक्टर, नीचे वाले ऊपर अंश कहते हैं, नीचे हर, अगर हर का फैक्टर करें और उसमें 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या न हो तो वो भिन्न हमेशा शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन की बात करें बेटा, तो देखो यहाँ ऑप्शन ए लिखा हुआ है शांत, ऑप्शन बी लिखा हुआ है अशांत। तो अशांत वाले तो होने ही नहीं है, तो बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन शांत होगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि के किस मान के लिए 3x + 2ky = 2
और 2x प्लस 5y बराबर 0 समांतर रेखाएं होंगी। तो बेटा दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब इनकी प्रवणताएं बराबर हो जाएं, m1 बराबर m2। और प्रवणताएं कैसे लिखते हैं? माइनस x का गुणांक डिवाइड में y का गुणांक, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो आइए यहाँ पर बताओ बेटा इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? m1 की वैल्यू माइनस x का गुणांक 3 और y का गुणांक है 2k, और यहाँ m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2/5। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, तो माइनस 3/2k और ये माइनस 2/5। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेटा 15 बराबर 4k, तो k का मान हो गया 15/4। तो इस तरीके से आपने देखा कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? नंबर 55 देखते हैं। कह रहा है 8% मतदाताओं ने एक चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का ध्यान से देखना बेटा, कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से पराजित किया। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? तो जब भी ऐसे सवाल आए तो कैसे करना चाहिए? सबसे पहले मान लेते हैं कि कुल 100 मतदाता थे। मान लिया हमने कि उस चुनाव में कुल 100 मतदाता थे जिन्होंने मत का प्रयोग किया होगा, वोटर लिस्ट में जो नाम थे। अब इसमें से 8% लोगों ने मत दिया ही नहीं, तो 100 का 8% हो गया बेटा 8, यानी कितने लोगों बच गए? 92 लोगों ने मत दिया, है ना, वोट दिया। फिर क्या कह रहा है? 2 ही उम्मीदवार हैं, ठीक। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए थे। कुल मत तो 100 था, तो 100 का 48% कितना होता है? 48। तो 92 में से 48 मत किसने पाया? जो विजयी हुआ, जो जीत गया है, ठीक है, विजयी उम्मीदवार को। फिर आगे क्या कह रहा है? और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से पराजित किया। तो ये विजयी उम्मीदवार है, जीतने वाला। तो 92 में से अगर जीतने वाले को 48 मिले बेटा, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो 44 मत, 44 पाएगा हारने वाला। तो आप मुझे बताओ हारने और जीतने वाले के बीच कितने का अंतर है? तो हारने और जीतने वाले के बीच 4 का अंतर है ना। 48 में से 4 घटाएंगे तो 44 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने 100 मत माने हैं कि उस चुनाव में 100 मत थे, तब हार और जीत के बीच का जो अंतर है बेटा वो 4 का है। जबकि हमारे सवाल में हार और जीत का अंतर किसके बराबर है? 1100 के बराबर है। यानी यही 4 जो है वो 1100 के बराबर हो जाएगा। तो हमने तो कुल मत 100 माने हैं, तो 100 किसके बराबर होगा बेटा? तो 1100 डिवाइड में 4 इंटू 100, 4 से काटा 25, तो 2 0 और 25 से कम 25 कैरी हो गया 2, 25 से कम 25 और 2 27, यानी 27,500। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? डी ऑप्शन होगा, 27,500। यानी उस चुनाव में कुल मतों की संख्या जो थी वो 27,500 थी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है बेटा कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर a इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, यानी एक द्विघात समीकरण है जो इस रूप का है, इस रूप का। तो बेटा ये इसका क्या मतलब है? होल स्क्वायर का क्या मतलब है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये x माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो दोनों मूल हैं, या अगर बहुपद की हो तो शून्यक की बात करें, तो जो इसके दोनों शून्यक होंगे या मूल समीकरण के केस में वो दोनों p और p हैं। अगर इनको जीरो करेंगे बेटा समीकरण के लिए, तो यहाँ से भी देखो x का मान p आएगा और यहाँ से भी x का मान p आएगा। इसका मतलब दोनों मूल समान हो गए, और दोनों मूल समान हो गए बेटा तो d बराबर क्या हो जाता है? 0। और d इस बहुपद के लिए या समीकरण के लिए d लगाएंगे तो क्या बनेगा? b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी b² बराबर 4ac। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, b² बराबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कह रहा है 100 और 200 के मध्य सभी सम संख्याओं का योग है।
तो 100 और 200 के मध्य। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देखिए, क्योंकि हिंदी वाले सवाल में यहाँ कन्फ्यूजन है। क्योंकि 100 और 200 के मध्य का मतलब होता है कि 100 और 200 के बीच, यानी 102, 104 और इस तरीके से करके 198 तक। क्लियर? मगर इस क्वेश्चन को इन्होंने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है कि 100, 102 और ये 198, यानी 100 से शुरू करना है। 100 और मतलब 100 को शामिल करना है और कहाँ तक जाना है, 200 के मध्य यानी 198 तक। क्लियर? तो जो भी क्वेश्चन आए आप इंग्लिश वर्जन को देखेंगे, अगर उस इंग्लिश वर्जन से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 100 और 200 के मध्य निकालना है, 100 को शामिल करना है, 100 और 200 दोनों को शामिल करना है, इस सब प्रश्नों का जवाब आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं आपको इसका जनरल मेथड सिखा दे रहा हूँ, आप इंग्लिश पेपर को देख के ही करेंगे। क्लियर? तो इस जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया कि 100 को शामिल कर लिया, 100 और 200 के मध्य, यानी 100 से प्रारंभ किया और 200 के पहले तक यानी 198 तक चले गए। तो इस केस में ये श्रेणी बनेगी समांतर श्रेणी, 102 के बाद 104 आएगा बेटा इस तरीके से। और आपको मालूम है कि यहाँ 2 के अंतर पर है, तो योग का फॉर्मूला हमारा n/2 a + b है ना। और n के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया b - a बटा अंतर +1। तो देखिए 198 - 100 डिवाइड में अंतर 2 का +1, तो ये 98, 49 और एक 50। तो यहाँ पुट कर दीजिए 50/2, a का मान है बेटा 100 और b का मान है 198। देखो ये हो गया 25 और ये हो गया 298। तो अगर मैं 25 का गुणा 298 में करूँ तो 25 × 8, 25 × 8 है 200, 0 हासिल, कैरी हो गया 20, 25 नमा 225 और 20, 245 के 5, कैरी हो गया 24, 25 दूनी 50 और 24 74, 7450। और इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर इसी सवाल को मैं 100 और 200 दोनों की इंक्लूड कर लूँ, 100 और 200, तो 100 से शुरू करके 200 तक जाएंगे और उस केस में हमारा आंसर बदल जाएगा। तो उस केस में आंसर हमारा 7650 हो जाएगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पेपर के हिंदी वाले की जगह इस तरह के क्वेश्चन में इंग्लिश वर्जन देखें। आइए चलते हैं आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 58, एक एपी दे रखा है 5/6, 2/3, 1/2 ... इसके कह रहा कितने पदों का योगफल 121/2 होगा। तो आप मुझे बताओ, a का मान हो गया 5/6 और d का मान हो गया t2 - t1। तो 2/3 - 5/6 घटाएंगे तो 6 दूनी 12, 5 3 15, माइनस का 3/12 और 15 माइनस का 3/18, यानी माइनस का 1/6। तो ये एक घटती हुई श्रेणी है ना। और चलिए तो योगफल का फॉर्मूला लगा देते हैं, s = n/2 2a + n - 1 × d। तो माइनस का 121/2 और यहाँ पर n की जगह n हमें ज्ञात करना है बेटा। 2 a की वैल्यू है 5/6 और n - 1 × d की वैल्यू है माइनस का 1/6। चलिए तो आप यहाँ देखो, इसको सॉल्व कर लो। 1/6 और 1/6 यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा n/2 × 1/6, अंदर हो जाएगा बेटा 5 × 2 10, और देखो यहाँ माइनस का n और प्लस का 1, ठीक है। और ये माइनस का 121/2, 2 से ये 2 कट गया। तो देखो बेटा ये मल्टीप्लाई करो, 6 से कम 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल हो गया 1, 6 कम 6 और 1 7, और यहाँ देखिए 10 और 1 11, तो 11n - n², या हम इसको लिखें तो n² - 11n - 726 = 0। और आप यहाँ से ऑप्शन के जरिए सॉल्व करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर? आप फैक्टर करके आसानी से बता सकते थे। जैसे 726 का फैक्टर करेंगे, ये लीजिए, तो 6
और ये हो गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, अब 11 11 में 121 होता है ना। तो इस तरीके से आप फैक्टर करके यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, 2 गुणा 3, तो देखो 11 3 33, 11 दूनी 22, तो यहाँ से फैक्टर होकर बेटा क्या आएगा, n² माइनस 33n प्लस 22n माइनस 726 बराबर 0। तो देखो इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है n, तो n माइनस 33, और यहाँ से देखो 22 कॉमन है तो n माइनस 33। तो देखो बेटा n का मान आ गया 33 और n का मान आ गया माइनस का 22, तो माइनस 22 तो संभव है ही नहीं, तो क्या आंसर टिक मारेंगे 33, इस तरीके से। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 33। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है बेटा कि 0 और 500 के मध्य 7 के सभी गुणकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए 0 और 500 के मध्य 7 के गुणक, यानी 7 से जिनमें भाग चला जाए, तो 7 फिर 14 फिर 21 इस तरीके से। और अंतिम संख्या कौन होगी, तो 500 में तो 7 से भाग नहीं जाएगा, तो 500 के पहले 499 इसमें भी नहीं जाएगा, है ना, फिर 498 इसमें भी नहीं जाएगा, फिर 497 इसमें चला जाएगा, 7 से भाग 749 और 7 एकम 7, तो आखिरी संख्या कौन बनेगी बेटा 497। तो यहाँ पर वही सेम फार्मूला योग का अपने पास n/2 a + b, और n का फार्मूला है बेटा b - a बटा अंतर +1। तो पहले ये फार्मूला अप्लाई करिए, तो देखो 497 - 7 और अंतर यहाँ बेटा 7 का है +1। तो बताइए 497 में से 7 घटाएंगे 490 बटा 7 +1, 7 7 49, ठीक है, तो ये हो गया 71। तो बेटा हमारा ये फार्मूला आ गया, देखो योग का क्या बन गया 71/2, 7 + 497। तो देखिए कितना आएगा, 7 और 7 14 के 4 हासिल 1, 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 4 और 1 5। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, तो 252 गुणा 71, 252 गुणा 71। तो बेटा आप देख सकते हो बिना मल्टीप्लाई किए बता सकते हो बी आंसर होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 और इसके लास्ट में 1, तो 2 1 कम 2, तो अंतिम संख्या 2 बननी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 59 का बी ऑप्शन। क्लियर, तो इस तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है 3x² + 2x + 1/12x² में क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आपको मालूम है कि पूर्ण वर्ग के लिए a + b का होल स्क्वायर बनना चाहिए, यानी a² + 2ab + b² होना चाहिए। तो देखो यहाँ 2 जगह मुझे स्क्वायर नज़र आ रहा है बेटा, ये क्या है √3x का स्क्वायर है, ये क्या है बताओ 12 को हम √12 यानी 2√3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ये a का वर्ग हो गया और b का वर्ग हो गया, बीच में क्या बनता है 2ab, तो 2 × a की वैल्यू हो गई √3x और b की वैल्यू हो गई 1/2√3x। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बन गया 3x² + 1 + 1/12x²। इसका मतलब ये जो संख्या है बेटा, ये जो व्यंजक है ये एक पूर्ण वर्ग है, जबकि हमको दे ये रखा है। तो देखो इसमें ये वाला टर्म भी है और ये वाला टर्म भी है, कौन नहीं है 1 नहीं है, तो यहाँ 1 जोड़ दो। और बताओ यहाँ पर 2x एक्स्ट्रा आ गया, 2x नहीं होना चाहिए, यहाँ पर केवल +1 होना चाहिए, तो इसमें से 2x क्या कर दो माइनस कर दो, ये लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें +1 - 2x जोड़ दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 2x से 2x कट जाएगा और यहाँ +1 आ जाएगा, और देखो ये आपके सामने एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा 1 - 2x जोड़ा जाए, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा।